हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम तैयारी में। हम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें जीएस के मॉक टेस्ट हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस और इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज क्लास नंबर हमारी 18 है, इससे पहले 17 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम डेली सुबह 8 बजे क्लास के लिए आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लोक चित्र शैली भारत में स्थित एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो ध्यान रखना, कौन सा युग्म सही नहीं है। कह रहा वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, सही बात है। मधुबनी पेंटिंग बिहार, सही बात है। दोनों सही बात हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक नहीं, केवल ना तो एक और ना ही दो, एक केवल दो, ना एक और दो दोनों। हम एक और दो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन पूछ रहा कौन सी सही नहीं है। ठीक, सही नहीं है तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही दोनों है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ना एक ना दो, बी ऑप्शन। ये दिस आंसर इज करेक्ट। देखिए मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, इस चित्रकला शैली की उत्पत्ति भारत के बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई है। बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई मधुबनी पेंटिंग पीसे हुए चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? पीसे हुए चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। और पौधों से प्राप्त रंगों का उपयोग किया जाता है। किसमें? मधुबनी पेंटिंग में पौधों से प्राप्त रंगों का उपयोग किया जाता है। ये प्रायः हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों के साथ साथ शाही दरबारों और सामाजिक घटनाओं के दृश्यों का चित्रण करते हैं। कौन? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। ना केवल भारत रत्न मिला है और उसके अलावा इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं? कौन है? डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस और डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सीवी रमन। देखिए डॉक्टर सीवी रमन इन्होंने इस खोज के लिए किसके लिए मिला है? इन्हें इस खोज के लिए सीवी रमन प्रभाव को खोज के लिए मिला था। इन्हें इस खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही जब प्रकाश की किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो विक्षेपित प्रकाश कुछ भाग तरंग दैर्ध्य से विचलित हो जाता है। उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने करियर की शुरुआत 1924 से उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया था। 1929 में इन्हें उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल, देखिए इंग्लिश हिंदी में देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौंडी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये दो जिलों में स्थित है। कौन चीज़? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्कालीन गवर्नर सर मैकलम हैली के नाम पर इसका नाम शुरुआत में हैली नेशनल पार्क रखा गया था। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल का नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क था। उसकी बाद में प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी, ट्रेकर और प्रकृतिवादी और लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर इन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1950 के दशक में अंत में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और अंततः जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व मौसम विज्ञान 2024 का विषय वस्तु क्या है? विश्व मौसम विज्ञान 2024 का विषय वस्तु क्या है? वैश्विक शांति को आगे बढ़ाना, सतत सहकारी विकास को बढ़ावा देना और जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में शिक्षा में पर्यावरण नवाचार को बढ़ावा देना। तो सही इसका आंसर हो जाएगा जलवायु कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति में। देखिए क्या है, विश्व मौसम विज्ञान 2024 जलवायु कार्यक्रम अभियान शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम UNDP के साथ साझेदारी में है। अभियान का उद्देश्य वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समाजों को एकजुट करना। अभियान की लॉन्च कब हुआ था? 21 मार्च 2024। इसमें टेलीविज़न और सोशल मीडिया के दोनों चैनलों शामिल होंगे। साथ ही WMO मुख्यालय में एक लाइव स्टेज कार्यक्रम भी होगा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विभाग सेवाएं मौसम वस्तुकर्ता और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। आगे पढ़ लेना। ये दिया गया है 1.5 डिग्री से इससे अधिक ना होने चाहिए पृथ्वी का तापमान, यही दिया गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाएगा। किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी काम में नहीं लगाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो देखिए आर्टिकल नंबर 22 में, आर्टिकल नंबर 24 में, आर्टिकल नंबर 19 में, आर्टिकल नंबर 20 में। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24 में। देखिए आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 बाल श्रम के निषेध को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य बच्चों की भलाई और अधिकारों की रक्षा करना। इसका प्राथमिक उद्देश्य खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें शोषण को रोकना। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों, किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह उपाय बच्चों के स्वास्थ्य और विकास और शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। जबकि अनुच्छेद 24 एक सामान्य निषेध स्थापित करता है। यह कुछ अपवादों की भी अनुमानित देता है। इन अपवादों में स्थितियां शामिल हैं जहां बच्चे अपने परिवार के भीतर गैर खतरनाक काम में संलग्न होते हैं, अपने स्कूल पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में काम में भाग लेते हैं या हानि रहित या निष्पादन व्यवसाय करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सर्वोदय शब्द का उपयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? सर्वोदय शब्द का उपयोग निम्न में से सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और पंडित बाल गंगाधर तिलक और विनोबा भावे। तो सही है इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। किसने किया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहली बार 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जॉन स्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट के अनुवाद के शीर्षक के रूप में किया गया था। बाद में महात्मा गांधी ने इस शब्द का उपयोग अपने राजनीतिक दर्शन के लिए किया, जिसमें इस सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया गया था। सर्वोदय आंदोलन भारत में एक सामाजिक आंदोलन था जो गांधी जी के आदर्शों को प्रेरित करता है। उसकी स्थापना 1951 ईस्वी में विनोबा भावे की थी और इसका उद्देश्य अहिंसक तरीकों से सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। यह आंदोलन विशेष रूप से भूमि और सुधार और सामग्री विकास पर केंद्रित था। का सर्वोदय शब्द था सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। ये सर्वोदय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? जॉन रस्किन की पुस्तक के लिए। फिर महात्मा गांधी ने इन्हें पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक में भी इस सर्वोदय शब्द का यूज किया। 1951 में विनोबा भावे की इसकी अहिंसक रूप से इसका यूज किया गया। हिंसा नहीं करनी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से और टेनिस से, बैडमिंटन से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। देखिए थॉमस कप टीमों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पहली बार 1948 में आयोजित किया गया था। इसका नाम पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशासक सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया। यह टूर्नामेंट हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इससे
और इसमें विभिन्न देशों की टीमें चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। थॉमस कप को उबर कप महिला टीमों और WWF विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए के साथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बैडमिंटन आयोजन में से एक माना जाता है। कौन सी? थॉमस कप। थॉमस कप किसके नाम पे है? पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशासक सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के किस क्षेत्र में मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ? किस क्षेत्र में हुआ? उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर, केरला। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरला में। कहाँ हुआ? केरला में। देखिए मोहिनी अट्टम, इसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। इसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। यह नृत्य हिंदू भगवान विष्णु के जादूगरनी मोहिनी के रूप में और सम्मान में महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम विशेष रूप से महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। यह अत्यंत उत्तेजस्वी कथकली से भी नरम है। यह नृत्य स्त्री अनुग्रह का सार प्रस्तुत करता है। यह दिव्य प्रेम के श्रृंगार, कामुक और चित्रण के भी विख्यात है। परंपराओं रूप से नृत्य एक एकल प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन 21वीं सदी में इसे समूह में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ विद्वान मोहिनी अट्टम को दूसरी या तीसरी शताब्दी महान तमिल महाकाव्य शिल्पप्पदिकारम के युग का बताते हैं, जबकि अन्य एक कहना है कि इसकी रचना 18वीं शताब्दी के मध्य त्रिवर्णकोर के महाराजा स्वामित्व तिरुनल के दरबार में हुई थी। यह भी माना जाता है कि स्वामित्व तिरुनल के दरबार में इस नृत्य शैली का भारत नृत्य तकनीकी और कर्नाटक संगीत और इस के दर्शन में अपनी समानता का हासिल कर ली थी। मोहिनी अट्टम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित भारतीय जलप्रपातों और उससे संबंधित राज्यों का मिलान कीजिए। देखिए फर्स्ट का है मेगोड कहाँ है? कर्नाटक। फर्स्ट का डी। और मेगोड कर्नाटक, नोककलाई मेघालय और मेनमुट्टी केरल और थेलियर तमिलनाडु। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। देखिए मेगोड फॉल्स झरने का एक समूह है जो कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। बेदती नदी 20 मीटर की ऊंचाई से इस झरने में गिरती है। यह एल्यापुर शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। नोहकलिकाई झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह मेघालय के चेरापूंजी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। मीनमुट्टी झरना केरल के वायनाड जिले में स्थित है। थेलसार झरना 297 मीटर की ऊंचाई के साथ तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना है। इसे रेड टेल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तमिलनाडु के झरना यानी थेलियर झरना को किसके नाम से जाना जाता है? रेड टेल के नाम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग विधायिका के संगठन, संरचना और शक्ति के से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 4, भाग 6, भाग 3, भाग 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 6। देखिए भाग 6 का शीर्षक राज्य है। भारत में राज्य विधायिका के गठबंधन संगठन और संरचना और शक्तियों को भारतीय संविधान के भाग 6 में संबंधित किया गया है। यह भाग विशेष रूप से राज्य स्तर पर विधायिकी निकायों की संरचना, कामकाज और अधिकार की रूपरेखा बताता है। भाग 4 सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य का अपना विधायिक निकाय होगा जो राज्य शासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय के पोषक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोषक व्यवहार को बढ़ावा देना और अच्छी पोषक प्रथाओं को बढ़ावा देकर कुपोषण से निपटने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों का
प्रकाश डाला गया है। ये आप देख लेना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? परमाणु क्रमांक कितना है? 33। आर्सेनिक, बेरियम, नियोन और आयोडीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। देखिए आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एस और परमाणु क्रमांक 33 होता है। कार्बनिक आर्सेनिक एक उपधातु है जिसमें विभिन्न रूपरेखा हैं। आर्सेनिक का प्राथमिक उपयोग शीशे की मिश्र धातुओं में होता है। उदाहरण के लिए कार बैटरी और गोला बारूद में। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आर्सेनिक का एक सामान्य अन्य प्रकार का डोलोपेंट है। यह भाग 3 से 5 यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनिक का एक घटक भी है। आर्सेनिक और इसके उपयोगों को विशेष रूप से ट्राई ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशकों, उपचारित लकड़ी के उत्पादकों, शाकनशी और कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कैरा टेबल टेनिस के लिए खेलों की सतह की लंबाई कितनी होती है? टेबल टेनिस की 2.74 मीटर, 3.74 मीटर, 4.74 मीटर, 5.74 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.74 मीटर। 2.74 मीटर। देखिए टेबल टेनिस के खेल की सतह एक आयताकार की होती है जिसकी लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई 1.525 मीटर होती है। खेलने की सतह पर टेबल मैट और लगातार गहरे रंग की होती है। 15.25 सेंटीमीटर लंबा एक जाल 15.25 सेंटीमीटर लंबा एक जाल मेज को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। केवल हार्डवुड टेबल या इनके डेरिवेटिव को ITTF द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह को आमतौर पर टेबल टेनिस टेबल या केवल टेबल के रूप में भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा भारत में किस स्थान को एक नए चिप मेकिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? पहला क्या था? बेंगलुरु था, लेकिन अब कौन सा है? नया बोल रहा है, तो नया कौन सा हो रहा है? देखिए नोएडा उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, डोलेरा गुजरात और हैदराबाद तेलंगाना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डोलेरा गुजरात। देखिए गुजरात में डोलेरा को भारत में नए चिप मेकिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहला भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर की विनिर्मित क्षमताओं को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। डोलेरा का चयन तकनीकी बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने और क्षेत्र के भीतर उच्च तकनीकी उद्योगों में निवेश आकर्षण करने की सरकारी रणनीति के अनुमोदन है। यह इस विकास के नवाचार को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजित होने तथा विश्व सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की स्थिति मजबूत होने की आशा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या हैं? मान्यताएं, संसार दुखों से भरा है, हाय मान्यता। लोग इच्छाओं के कारण कष्ट भोगते हैं, हाय मान्यता, सही बात है। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्माण प्राप्त हो सकता है। और ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। बौद्ध धर्म कभी भी ईश्वर को नहीं मानता है। तो कौन सा नहीं है इसमें? केवल थर्ड ऑप्शन नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सब सही है। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए संसार दुखों से भरा है, यह बौद्ध धर्म का पहला आर्य सत्य है जो बताता है कि जीवन की विशेषता दुख है। यह पीड़ा शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और सभी चीज़ों से नासुरत के कारण होती है। लोग इच्छा के कारण कष्ट भोगते हैं। यह बौद्ध धर्म का दूसरा आर्य सत्य है जो बताता है कि दुख का मूल कारण इच्छा है। जब हम उन चीज़ों की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है, या जब हम उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जो हमारे पास है, तो हम अपने लिए दुख पैदा करते हैं। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्माण प्राप्त हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म का तीसरा आर्य सत्य है जो बताता है कि बौद्ध दुख को समाप्त करने का तरीका इच्छा पर विजय पाना है। यह अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है जो नैतिक और नैतिक जीवन जीने के लिए
दिशा निर्देशों का एक समुच्चय है। ईश्वर और आत्मा के विश्वास का मौलिक सिद्धांत नहीं है। बौद्ध धर्म कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ना आत्मा में। कुछ बौद्ध ईश्वर में विश्वास करते हैं जबकि अन्य नहीं। अरे कुछ तो करते ही रहते हैं थोड़े बहुत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना है? कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कोई भी इंदिरा आवास योजना नहीं लगाएगा। कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY एक ग्रामीण विकास योजना है। इसे वर्ष 2000 में चयनित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के ग्राम स्तर पर सतत मानव विकास प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और पोषण शामिल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आप ब्लड मून शब्द का उपयोग कब करते हैं? यह लाल चमक वाला आंशिक चंद्र ग्रहण है, यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह गहरा लाल चमक वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह गहरी लाल चमक वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है। देखिए विश्लेषण देखिए क्या है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब उसकी छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है। रेले प्रकीर्णन तथा पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की रोशनी के मुड़ने के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा गहरे लाल या तांबे के रंग का दिखाई दे सकता है। इस घटना को अक्सर लाल रंग के कारण ब्लड मून कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की इसकी छाया का केंद्रीय सबसे लाल भाग से होकर गुजरता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार महत्वपूर्ण जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियां भारत के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुपात राज्य के अनुसार काफ़ी भिन्न होती है। यहाँ महत्वपूर्ण अनुसूचित जातियाँ आबादी वाले कुछ राज्य हैं। मध्य प्रदेश इस मध्य भारतीय राज्य में कच्ची जनसंख्या के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत के इस राज्य में अनुसूचित जनजाति की अच्छी खासी आबादी है। उड़ीसा इसमें पूर्वी में 22% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है। राजस्थान इस उत्तरी राज्य में भी बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति की आबादी है। गुजरात इस पश्चिमी राज्य में लगभग 14.75% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। कितनी है? 14.75, 22% गुजरात में और उड़ीसा में है। उस राज्य की कुल जनसंख्या का 22% उड़ीसा में है और सबसे अधिक किस में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875, 1867, 1867, 1828, 1887। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1875। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज भारत में एक अवसरवादी हिंदू सुधार आंदोलन जो वेदों की पूर्ण सत्ता में विश्वास पर आधारित मूल्यों और प्रथाओं की वकालत करता है। ठीक है। 1870 के दशक में सन्यासी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक हिंदू धर्म के भीतर धर्मांतरण में संलग्न होने वाला पहले हिंदू संगठन था। 1800 ईस्वी के दशक से आर्य समाज भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन को आगे बढ़ाने में भी शामिल रहा। आर्य समाज की औपचारिक स्थापना तिथि 24 जून 1877 मानी जाती है। यह आंदोलन में पंजाब में अपनी क्षेत्रीय जड़ों से मजबूत और लाहौर में प्रमुखता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान सभा की प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य थे। कौन थे? के.एम. मुंशी, B.N. राव, T. कृष्णाचारी और N. माधव राव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। देखिए कन्हैयालाल मणिग्राम मुंशी इस समिति में
शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान का बनाने के लिए की थी। साथ ही वे उस तथार्थ ध्वज समिति में भी शामिल थे, जिसे